हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस क्लास में हम क्लास 12th बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्पणियों को डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास में आपको क्लास 12th बायोलॉजी के हर एक चैप्टर्स के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्पणियां हैं उसके बारे में आज हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, इसका जो वो है आप लोग देख लीजिए। इस वीडियो के देखने के आपके लिए बेनिफिट्स क्या हैं थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें आपको टॉप 12 टिप्पणियां बताई जाएगी। टॉप 12 टिप्पणियां बताई जाएगी और इसके जो बेनिफिट्स हैं इसको हमने अपने हैंड राइटिंग नोट से लिखा, अपने हैंड राइटिंग नोट से लिया हुआ है, अपने हाथों से लिखा हुआ है। इसमें सिंपल वर्ड का प्रयोग किया गया है, जिसमें अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आई होप हम कह सकते हैं कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आपको लास्ट तक हमारे साथ बने रहेंगे अगर आप, तो आपको रिमेंबर नहीं करना पड़ेगा। तो हमारे साथ, और इस वीडियो का टारगेट जो है ये आप लोग एक जो लाइक का जो टारगेट है वो 1K पहुंचाइए। 1K टारगेट है, आप लोग पहुंचाइए। आई होप कि आप ये हमारे इतना मदद करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को तैयार करने में, हैंड राइटिंग नोट्स को तैयार करने में 3 से 4 घंटे लग गए हैं दोस्तों। तो आई होप कि आप लोग रेडी रहेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपने लास्ट तक वॉच कर लिया तो यकीनन मैं कह रहा हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आइए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला आपके पास, आपके सामने जो टिप्पणी है वो है अनिषेक फलन किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में पार्थेनोकार्पी कहते हैं। इसको इंग्लिश में पार्थेनोकार्पी कहते हैं। हर बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत इजी वर्ड का प्रयोग किया है हमने इसको तैयार करने में। तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कि ऐसे फल जिनका निर्माण बिना अंडाशय के होता है उसे अनिषेक फल या अनिषेक फलन कहते हैं, तथा फल के निर्माण की इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे कि ऑब्वियसली बात है दोस्तों कि जो आम है, चाहे आम है, आम ले लीजिए या फिर बैर ले लीजिए, इनका जो निर्माण होता है वो अंडाशय से होता है। तो अनिषेक फलन में होता है कि ऐसे फल जिनका निर्माण बिना अंडाशय के हो, मतलब अंडाशय के बजाय फल का निर्माण हो, उसे अनिषेक फल कहते हैं। तथा फल इस तरह से, जो फल की जो निर्माण होने की प्रक्रिया होती है उसे अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे अंगूर है, तरबूज है, संतरे आदि में जो होता है अनिषेक फलन होता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो ये आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना इजी वर्ड में मैं कह रहा हूं कि आपको कोई नहीं बताएगा। तो आइए हम क्लास को अपने आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखें। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि अनिषेक फलन किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है, तब आप ये लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपके लिए क्या है। नेक्स्ट है पॉली एम्ब्रोनी। बहुहुड़ता क्या है? बहुहुड़ता क्या है जिसको इंग्लिश में पॉली एम्ब्रोनी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कहें आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आज का जो ये सेक्शन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिए। तो देखते हैं, आइए स्टार्ट करें। तो बहुहुड़ता, जब किसी बीजांड या बीज में से एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो इसे बहुहुड़ता कहते हैं। जब किसी बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो तो उसे बहुहुड़ता कहते हैं। यह घटना अनावृत बीजी पौधों में अधिक होती है। जो यह घटना है ये अनावृत बीजी पौधों में अधिक होती है, परंतु आवृत बीजी पौधों में बहुत कम पाई जाती है। और जो ये भाई बहुहुड़ता की जो खोज की थी, उनके जो साइंटिस्ट का जो नाम है थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। तो बहुहुड़ता की खोज
एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ नामक वैज्ञानिक ने संतरे में की थी। संतरे में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ नामक वैज्ञानिक ने बहुरूपता की खोज की थी। तो ये क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेली आरआर क्लासेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसके पीडीएफ को आपको दे दिया जाएगा। हमारे साथ समझते हुए चलिए। साप्रभाविता। अब आप लोग देखिए साप्रभाविता किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में कोडोमिनेंस कहते हैं, कोडोमिनेंस कहा जाता है। तो इसका जो वो है आंसर्स को थोड़ा हम ध्यान से देख लेते हैं। जब किसी कारक या जीन के एलील में से भी पूर्ण रूप से प्रभावी या अप्रभावी ना होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो इसे सहप्रभाविता कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मनुष्य में रुधिर का वर्ग, इसे थोड़ा समझिए स्टूडेंट, थोड़ा मैं आपको समझाता हूं कि जैसे एक लंबा पौधा है, कैपिटल टी, बौना पौधा स्मॉल टी। जब इसमें हमने फर्टिलाइजेशन करवाया तब इसमें इन दोनों के लक्षण क्या लिखा गया है आंसर्स में कि जीन एलील में से भी पूर्ण रूप से प्रभावी ना होकर, इन दोनों में से प्रभावी ना होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी प्रभाव डालते हैं, तो इसे सहप्रभाविता कोडोमिनेंस कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य में जो रुधिर का वर्ग है इसका एक अच्छा उदाहरण है। तो ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। इसका पीडीएफ का आप टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर बार ये पूछा जाता है। तो इसका जो इजी वे में आंसर्स क्या आपको लिखना है थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ओपियोइड्स को इंग्लिश में भी ओपियोइड्स कहते हैं। यह एक नशीली दवाओं का समूह है, यह एक नशीली दवाओं का समूह है। इसके अंतर्गत अफीम, हेरोइन, स्मैक, मॉर्फिन, कोडीन आदि नशीली औषधियां शामिल हैं। आमतौर पर इसका प्रयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। ये हमारे तंत्र को प्रभावी करते हैं। कहने का मतलब है जब दर्द निवारक के रूप में जब किसी को कुछ होता है तब इसका जो ओपियोइड्स का प्रयोग किया जाता है, जिससे उसको आराम मिलता है। ओपियोइड से ऐसा उसको लगता है कि मुझे अब इससे आराम मिल रहा है। तो ये नशीली दवाओं का समूह है। इसको बहुत लोग अल्कोहल ड्रग्स के रूप में भी लेते हैं। तो ये है, तो इतना आप इम्पोर्टेंस आप लिख देंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट करते रहिए, या मैं अभी आपको मौका दूंगा, या आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसके पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस बोले तो अगले बार के भी बोर्ड एग्जाम में ये टिप्पणियां पूछी गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। इजी वे में हमने इसको अपने हैंड राइट से लिखा हुआ है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए कि इंटरफेरेंस किसे कहते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन कि इंटरफेरेंस से आप क्या समझते हैं, तब आपको आंसर्स लिखना है। कई तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर इंटरफेरॉन पूछ रहा है, इसका डेफिनेशन पूछ रहा है, या ये किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है, ऐसा करके क्वेश्चन आता है, तब आप इसको लिखेंगे। तो यह वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है। वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है जो इन कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रखता है। इसका प्रयोग रोग निवारक के रूप में किया जाता है। यह अंतः कोशिकीय विषाणुओं के रूप में किया जाता है। यह अंतः कोशिकीय विषाणुओं के गुणन को रोकता है, इसलिए इसे इंटरफेरॉन कहते हैं। इंटरफेरॉन इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यह अंतः कोशिकीय विषाणुओं के गुणन को रोकता है, इसलिए इसे इंटरफेरॉन्स कहते हैं। तो आई होप कि आपको अभी तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सामने,
थोड़ा ध्यान से इसको तैयार कर लीजिए। प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी, ये आपने सुना होगा कि इम्यूनिटी किसे कहते हैं। थोड़ा इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इसको लगाएं तो ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है और टिप्पणियों में भी ये आ सकता है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत इजी वर्ड में हमने लिखा हुआ है। किसी प्राणी के शरीर में, देखिए इम्यूनिटी किसे कहते हैं, प्रतिरक्षा। किसी प्राणी के शरीर में शरीर द्वारा किसी रोग जनक के प्रति रोग उत्पन्न करने से रोकने की शक्ति को प्रतिरक्षा कहते हैं। जैसे आपके आपके बॉडी में कोई बाह्य ऑर्गन, बाह्य कारक जो है वो प्रवेश कर रहा है आपके बॉडी में, तो जो शरीर में उससे लड़ने की, जो फाइट करने की जो पावर होती है, उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। उसे इम्यूनिटी कहते हैं। जो शरीर में रोगों से लड़ने की जो पावर होती है उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को एक बार अगर चेचक हो जाए तो उसकी जो प्रतिरक्षा है उसके बॉडी में बन जाती है, फिर उसको जीवन में कभी चेचक नहीं होता है, ऐसा आपने सुना होगा। तो थोड़ा डिफिनीशन को देखिए, ध्यान से समझ लीजिए, यही आपको लिखना है। तो किसी प्राणी के शरीर द्वारा किसी रोग जनक के प्रति रोग उत्पन्न करने से रोकने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में यह शक्ति होती है उसे रोध क्षम या प्रतिरक्षित कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है प्रतिबंधन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिए। इसको हम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या आणविक कैंची भी कहते हैं। इसको एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या आणविक कैंची भी कहते हैं। ये जो डीएनए खंड जो डीएनए खंड होता है उसको काटने का कार्य करता है। कौन? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। डीएनए थोड़ा नहीं, ये देखिए थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा बनाने में हमको वो हो रही है। तो डीएनए को जो काटने का कार्य होता है वो यहाँ से वो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिसको आणविक कैंची कहते हैं, का होता है। और डीएनए खंडों को, ये जो डीएनए खंड में जो ये पाए जाते हैं, इनको जब ऐसे जब ये टूट जाते हैं तो इनको जो जोड़ने का कार्य करता है उसे हम लाइगेज कहते हैं। तो डिफिनीशन थोड़ा ध्यान से समझिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। है कि यह एक ऐसा एंजाइम है जिसके द्वारा डीएनए खंड को विशिष्ट स्थानों से काटा जाता है। इसे आणविक कैंची भी कहा जाता है। इसे आणविक कैंची, मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। वह एंजाइम जो डीएनए को काटता है उसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं, जबकि डीएनए खंड को जोड़ने वाला जो एंजाइम है उसको हम लाइगेज कहते हैं। तो ऐसा आपको कुछ अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। आई होप कि आपको एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो है वो अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता है, इसका डिफिनीशंस भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो थोड़ा ध्यान से इसको देखिए, हम आपको समझाएंगे अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है। तो जब विपरीत लक्षण के जोड़ों में एक लक्षण दूसरे को पूरी तरह प्रभावित ना कर सके तो इस घटना को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। हमने यहाँ पर मिराबिलिस जलापा के पौधे को यहाँ पर लिया हुआ है, उसमें जो कराया हुआ है आप थोड़ा ध्यान से देखिए। इसके वो क्या कहते हैं, एग्जाम्पल भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये मिराबिलिस जलापा का ये पौधा है जिसमें हमने लाल पुष्प लिया हुआ है। एक लाल पुष्प कैपिटल RR और
सफ़ेद पुर स्मॉल आ रहा। जब हमने इनमें संकरण करवाया तो हमें इनके दोनों के लक्षण ना देखकर एक तीसरा लक्षण गुलाबी कैपिटल आर स्मॉल आर दिखाई पड़ा। F1 पीढ़ी में जब हमने इनके मध्य स्वपरागण कराया तब हमने इनमें देखा कि लाल, गुलाबी और सफेद पौधे देखने को मिले, जिनका अनुपात है 1:2:1। ये अनुपात भी पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, या भी उसमें भी पूछ लिया जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। आई होप कि आपने डिफिनीशन बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, आपको हर एक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, जिसको अंगुली छाप भी कहते हैं। अंगुली छाप भी इसे कहा जाता है। थोड़ा ध्यान से देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये है जो टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत अच्छे से आप लोग इसको तैयार करिए, ताकि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप इसको अच्छे से इसके डिफिनीशंस को लिख सकें। तो यह एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों या जीवधारियों के मूल आनुवंशिक पदार्थ में भिन्नताओं को देखा जा सकता है। इस तकनीक को सर्वप्रथम एलेक जेफ्रे ने इंग्लैंड में किया था। कहने का मतलब है, आपने देखा होगा जैसे सीआईडी वगैरह में उसमें जो बाल ले लेते हैं, इसमें उसके बाद में फिंगर वो डीएनए को मिलाते हैं, तो ऐसा कुछ आपने देखा होगा। तो इसके द्वारा खून, बाल, लार, वीर्य, योनि द्रव आदि के द्वारा अपराधी, खूनी, बलात्कारी, पैतृक संबंध की पहचान की जाती है। जैसे आपने सुना होगा कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से जो इससे जो अपराधी होते हैं उनकी पहचान की जाती है। उनके खून को ले लिया जाता है, ब्लड को ले लिया जाता है, या फिर वीर्य को, जिससे ये जो फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक है इससे अपराधी की पहचान की जाती है। इसको अंगुली छाप भी कहते हैं। आपके सामने है, कुछ ऐसा है। इसके द्वारा जैसे खून, बाल, लार, वीर्य, योनि द्रव आदि के द्वारा जो अपराधी जो खूनी अपराधी है या बलात्कारी है, तो इसके जो पैतृक संबंध की पहचान की जा सकती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा। ये जो तकनीक है सर्वप्रथम एलेक जेफ्रे ने इंग्लैंड में विकसित किया था। कहाँ? इंग्लैंड में विकसित किया था एलेक जेफ्रे। ये बहुत ही बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो ये साइंटिस्ट थे, इनके नाम को आप लोग नोट कर लीजिए। एलेक जेफ्रे थे, इन्होंने इसे इंग्लैंड में विकसित किया था। तो आई होप कि आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट है पीसीआर किसे कहते हैं? पीसीआर बोले तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस किसे कहते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस किसे कहते हैं? थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो थोड़ा इसके डिफिनीशंस को देख लीजिए, जिसको इंग्लिश में पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस कहते हैं। पीसीआर ऐसी विधि है जिसके द्वारा डीएनए अणु के खास भाग को परिवर्धित करके जीन श्रृंखला की कॉपी की जा सकती है। जीन श्रृंखला की कॉपी की जा सकती है। यह एक सीधा प्रयोग है जिसके द्वारा जीन श्रृंखला कॉपी की क्लोनिंग द्वारा तैयार की जा सकती है। आई होप कि आपको पीसीआर जो पॉलीमर चेन रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट आप लोग देखिए, बायोपायरेसी किसे कहते हैं? बायोपायरेसी क्या है? थोड़ा ध्यान से देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके हर एक चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट टिप्पणियां हैं वो मैंने ऐड किया हुआ है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपकी एक न एक टिप्पणी बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा। तो मल्टीनेशनल बायोपायरेसी क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठन द्वारा किसी दूसरे देश की अनुमति व सहमति के बिना उस देश के जैविक संसाधन का उपयोग करना। किसके? उस देश के बिना अनुमति। जैसे भाई कोई जो देश, एक देश है, उसके बिना अनुमति या सहमति के बिना
उस देश के जैविक संसाधन का उपयोग करना ही बायोपायरेसी कहलाता है। कौन करता है? मल्टीनेशनल कंपनियां हो गई या दूसरे संगठन जिसके द्वारा जो दूसरे देश की जो क्या कहते हैं जैविक संसाधन है उसके बिना अनुमति के उपयोग करना, ये बायोपायरेसी के अंतर्गत आता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है वो देखिए कि पारजीवी जंतु किसे कहते हैं? पारजीवी जंतु किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल ऐसे जंतु जिनके डीएनए में एक अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया है उसे पारजीवी जंतु कहते हैं। जिनके डीएनए में एक अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया है उसे पारजीवी जंतु कहते हैं। यह जीन अपना लक्षण भी व्यक्त करता है, इससे एक नई प्रजाति का विकास होता है। ये अपना लक्षण भी प्रदर्शित करता है और इससे एक नई जो जनरेशन का विकास होता है। जैसे है डाली भेड़ या कागा गाय या मीरा बकरी। आपने यहाँ पर नहीं है इतना विकसित, लेकिन ये इसके जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल्स हैं। तो आई होप कि आपको अभी तक ये जो क्लासेज हैं मेरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो थोड़ा सपोर्ट करिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको जो हम कॉपी पर पढ़ा रहे हैं अगर स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाएं तो कुछ ज़्यादा ही वो रहेगा। तो आप लोग सपोर्ट करिए, हम आपकी जो क्वालिटी इंक्रीज करेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको जो इसका जो टारगेट है वो मैंने आपको बताया ही। इसका जो टारगेट है वो मैंने आपको बताया कि इसमें 1K लाइक पहुंचाइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करिए, ताकि ये जो क्लासेस प्लेटफॉर्म है RR क्लासेस ये भी जा सके आगे तक। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करिए, चैनल पर पहली बार बने हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।